हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे वेपन के बारे में जिसने मेडिवल की वॉरफेयर के अंदर तूफान लाके रख दिया था। आपने शायद नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखी होगी जहां पे इंग्लैंड के किंग द हेनरी एक लड़ाई के लड़ने के लिए फ्रांस में जाते, जिनका ऑक्यूपेशन करना था, फ्रांस को ऑक्यूपाई उनको करना था। लेकिन समहाउ उनका वो जो दौरा होता है, जो फ्रांस को इन्वाइट करने का, वो उतना सक्सेसफुल नहीं होता। तो जब वो वापस रिट्रीट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द इंग्लैंड, तो फ्रांसीसी सेना उनको एक जगह पे रोक लेती है, जिसको एजनकोट कहा जाता है। उस जगह पे यानी बैटल ऑफ एजनकोट के अंदर अ, एक तरफ थी इंग्लैंड की फोर्सेस जो कि काफी छोटी थी, और सेकेंड तरफ थी फ्रांसीसी फोर्सेस जो कि काफी बड़ी थी। साथ में उनके पास एक बड़ी कैवलरी थी, मॉडर्न इन्फेंट्री थी, और अगर देखा जाए तो 2:1 का रेशियो वहां पे लगा हुआ था। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि धरती फ्रांस की थी, साथ में इंग्लैंड की फोर्सेस जो उन्हें फ्रांस को हराने के लिए आई थी वो बड़ी छोटी थी। जाहिर सी बात है कि बैटल ऑफ एजनकोट के अंदर कोई चांस नहीं था इंग्लैंड का जीतने का। लेकिन इसके बावजूद वो बैटल के अंदर इंग्लैंड की फोर्सेस ना सिर्फ फ्रांसीसी फोर्सेस को हराती है, बल्कि एक डिसाइसिव विक्ट्री हासिल करती है। और इसके पीछे किंग हेनरी यानी इंग्लैंड के पास था एक स्पेशल वेपन, जिस वेपन ने उस पूरे बैटल की कहानी बदल दी थी। आज उसी वेपन के बारे में हम जानेंगे कि आखिर वो वेपन है क्या, और किस प्रकार वो वेपन इंट्रोड्यूस हुआ था इंग्लिश आर्मी के अंदर, किस तरह से आने वाले दौर के अंदर वो आगे बढ़ा, और कितना वो घातक था बैटलफील्ड के अंदर। हम बात करने वाले हैं लॉन्ग बो की। तो लॉन्ग बो को जानने के लिए हमें इस बात को जानना होगा कि बेसिकली लॉन्ग बो यानी, देखो, बेसिकली लॉन्ग बो का मतलब सिंपल सी बात है कि एक ऐसा धनुष जो काफी बड़ा है, और इतना बड़ा है कि एक इंसान की हाइट से भी ज्यादा बड़ा है, यानी ऑलमोस्ट 6 फीट से भी ज्यादा है। तो ये जो लॉन्ग बो है, ऐसी कोई पहली बात चीज नहीं है कि मेडिवल के अंदर सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी। इससे पहले भी, मतलब सालों से धनुष्य को किसी न किसी पर्पज के हिसाब से यूटिलाइज किया जाता था, चाहे फिर वो हंटिंग के हिसाब से हो या फिर वॉरफेयर के हिसाब से हो। आर्चरी इंसानों के जीवन का हमेशा से एक अहम हिस्सा रहा है, और उस हिस्से के अंदर लॉन्ग बो स्पेशली जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज हुआ करता था, वो नॉर्थ इंग्लैंड की तरफ यूटिलाइज हुआ करता था। तो जब तक कि मेडिवल का दौर आना शुरू होगा, यानी मेडिवल के अर्ली टाइम के अंदर, यानी 11वीं सदी तक क्या हुआ था कि इंग्लैंड के अंदर नॉर्मन रूल स्टार्ट हो गया था। मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो के अंदर, जो टैक्टिक्स सीरीज का थर्ड वीडियो था, जिसके अंदर मैंने बैटल ऑफ हेस्टिंग्स को एक्सप्लेन किया था। वहां पे मैंने काफी अच्छे से बताया था कि जिसके अंदर किस प्रकार नॉर्मन्स आर्मी नॉर्थ फ्रांस से निकल के इंग्लैंड में स्थापित हो जाती है बैटल ऑफ हेस्टिंग को जीतने के बाद, और वहां से पूरे इंग्लैंड के अंदर एंग्लो नॉर्मन रूल स्टार्ट हो चुका था। तो जहां सी बात है, जब वो आए थे तो उनका वही रूल था कि मतलब सभी जगह पे इंग्लैंड के अंदर जितने भी आगे नॉर्थ इंग्लैंड के अंदर जितने भी टेरिटरीज थे, उनको उतना जीतना है। तो जैसे ही वो आगे जाके हर चीज को जीत रहे थे, जीतते जीतते वो इंग्लैंड के नॉर्थ के सबसे आखिरी वाले स्टेट यानी वेल्स की तरफ पहुंच गए। अब वेल्स एक ऐसा जगह थी जहां पे वो कोई प्लेन जगह नहीं थी, ये पहाड़ियों से बनी हुई जगह थी, और वहां के जो वॉरियर्स थे, वो उस पर्टिकुलर वेल्स के अंदर लड़ने में बड़ी माहिर थे। वो वहां की गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स को इस्तेमाल करने में माहिर थे। वो वहां पे जब नॉर्मन्स आर्मी उनको हराने के लिए पहुंची, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि वो टेरेन जो था, वो टेरेन के अंदर लड़ना सिर्फ वेल्स आर्मी को पता था। लेकिन इसके बावजूद उनके पास एक स्पेशल वेपन था, यानी वेल्स आर्मी के पास एक स्पेशल वेपन था जिसका नाम था लॉन्ग बो। जो लॉन्ग बो है, वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था वेल्स आर्मी से, यानी वो सब्जेक्ट टू वेल्स आर्मी था। उन्होंने कुछ इस प्रकार इस वॉर के अंदर उसका इस्तेमाल किया कि इंग्लिश आर्मी मतलब काफी उनके सामने कोई आंसर नहीं था, उससे आप लड़ेंगे कैसे, जीतेंगे कैसे। और ये बात उस वक्त के जो इंग्लैंड के राजा थे, किंग एडवर्ड द फर्स्ट, उन्होंने अच्छे से नोटिस की। उन्होंने देखा कि किस प्रकार ये जो पर्टिकुलर वेपन है, यानी लॉन्ग बो मैन से जो वेल्स की तरफ से लड़ रहे थे, वो किस प्रकार इंग्लिश आर्मी को पीछे ढकर रहे थे। और वहां पे किंग एडवर्ड के पास एक आइडिया है कि अगर वो इस प्रकार वेल्स के इन आर्चर्स को अपने फौज में शामिल कर लेंगे, तो उनकी फौज भी काफी ताकतवर बन सकती है, उनकी आर्चरी भी काफी ताकतवर बन सकती है। तो इस प्रकार आने वाले वक्त के अंदर जो वेल्स के अंदर एक पर्टिकुलर छोटे से स्टेट के अंदर लॉन्ग बो को यूटिलाइज करके हंटिंग के लिए या फिर वॉरफेयर के लिए यूटिलाइज किया जाता था, अब धीरे धीरे वो इंग्लिश आर्मी में आ चुका था।
क्योंकि वो इंग्लिश आर्मी में आ चुका था और इंग्लिश के झगड़े यानी इंग्लिश आर्मी के झगड़े सिर्फ आसपास के टेरिटरी के साथ थे बल्कि नेबरिंग कंट्री के साथ भी थे। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त के अंदर वो मेडिवल एज का यानी मध्य युग का सबसे बेस्ट वेपन बनने जाने वाला था। अब बेसिकली लॉन्ग बो को तो आपने तो समझ लिया इंग्लैंड आर्मी के अंदर वो आया कैसे यानी मिडिवल मध्ययुगीन के अंदर वो प्रचलित बना कैसे। तो मैक्सिमम जिसकी जो कालावधि थी जहाँ पे वो सबसे ज्यादा यूटिलाइज हुआ, उसने डोमिनेट किया बैटलफील्ड को, वो 11वीं सदी से लेके 15वीं सदी तक था। यानी इस पूरे दौर के अंदर इंग्लैंड ने उसको सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया। और मैं और एक चीज बता दूं कि ये जो लॉन्ग बो था वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आर्मी ही यूटिलाइज करती थी। इसके बावजूद वो काफी डिवोस्टेटिंग था, काफी घातक था, ये जानने के बावजूद भी अदर कंट्रीज यानी अदर जो फैक्शंस थे उस वक्त के अंदर, चाहे वो फ्रांसीसी थे या होली रोमन एम्पायर थे या जो भी थे, वो इसको उतना ज्यादा यूज करने में खुश नहीं थे या फिर उसके साथ उतने रिलायबल नहीं थी। इसके पीछे की वजह जो है मैं आगे आपको बताऊंगा जरूर। लेकिन ये जो मेजरली यूज हुआ था वो इंग्लिश के लिए ही, इंग्लिश आर्मी के लिए यूज हुआ था, तो इसलिए इसलिए इंग्लिश लॉन्ग बो मैन भी कहा जाता है। और साथ में ये जो इंग्लिश लॉन्ग बो है यानी इस लॉन्ग बो को अगर आप उसको देखोगे तो इसकी हाइट काफी बड़ी होती थी। यानी अगर कोई इंसान 5 से 6 फीट का है तो एक लॉन्ग बो की हाइट 5.5 से 6 फीट हो सकती थी। तो इतना बड़ा लॉन्ग था वो, इसलिए उसे लॉन्ग बो भी कहा जाता था। तो इसको बनाने के लिए इसकी जो प्रोसेस है ये भी काफी टाइम टेकिंग थी। यानी सबसे पहले तो जाहिर सी बात थी कि ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बड़ा सिंपल सा था। एक बो से ही बनाया, एक जो वुड है उससे ही वो बो बनाया जाता था। लेकिन इसे बनाने के लिए एक स्पेशल वुड्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसको यू वुड्स करके कहा जाता था। सो यू वुड्स के जो पेड़ थे उसकी पेड़ में से छोटे छोटे स्ट्रिप्स को काटा जाता था। एक लंबे लंबे स्ट्रिप्स होते थे उनको काटा जाता था और उन स्ट्रिप्स को वक्त के साथ सुखाया जाता था। और ये जो सुखाने का जो कालावधि था वो हो सकता कि किसी स्ट्रिप के लिए 3 मास का भी हो यानी 3 मंथ्स का भी हो, 1 साल का हो या 4 साल का हो। यू ट्री को काट के जो उसकी शाखा होती थी उसके थ्रू लॉन्ग बो को बनाया जाता था। क्योंकि इसको बनाने के बाद इसको हैंडल करना इतना आसान नहीं था, यानी इसके थ्रू लगातार एरोस को फायर करना इतना आसान नहीं था। क्योंकि जब भी इसकी जो स्ट्रिंग थी उसको पीछे खींचा जाता था तो काफी पावर की आवश्यकता होती थी। जैसे आप कोई जिम में जाते हो, कोई भी चीज को पुल करते हो तो जितनी पावर आपको लग सकती है उसके आसपास ही पावर की वहां पे जरूरत पड़ती थी जब लॉन्ग बो की स्ट्रिंग को खींचा जाता था। सो क्योंकि ये वजह थी कि उसको ऑपरेट करना इतना आसान नहीं था, तो लगातार आने वाले वक्त के अंदर जितने भी इंग्लिश किंग्स आते गए उन्होंने आर्चरी को कंपलसरी बनाया था। उसकी ट्रेनिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड से ही देना शुरू किया जाते थे। यानी अगर कोई लॉन्ग बो को ऑपरेट करने वाला है आने वाले वक्त के अंदर तो जो भी मेन होगा वो उसके बचपन से ही उसकी लगातार ट्रेनिंग लेता रहेगा, ताकि वो आने वाले वक्त के अंदर जब वो अडल्ट बनेगा, आर्मी में जाएगा और लॉन्ग बो का एक आर्चर बनेगा तो उसके पास इतनी क्षमता हो कि वो हर वक्त यानी हर मिनट के हिसाब से कम 3 से 6 एरो फायर कर सके, जो कि बहुत डिफिकल्ट था। क्योंकि जब भी कोई स्ट्रिंग को पीछे खींचा जाता था, क्योंकि वो काफी बड़ा था आकार में, तो काफी पावर कंज्यूम करनी पड़ती थी। क्योंकि काफी पावर कंज्यूम करनी पड़ती थी तो फिजिकल ट्रेनिंग काफी मस्ट होती थी। अगर जो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वही उस आर्चरी को चला सकता था, लगातार एरोस एनिमीज टारगेट के ऊपर फायर कर सकता था। तो यही वजह थी कि सिर्फ ये सबसे ज्यादा यूटिलाइज भी हुआ तो इंग्लिश आर्मी के हिसाब से यूटिलाइज हुआ। बाकी आर्मी जो थी अदर फैक्शंस की वो उसको यूटिलाइज करने में इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी, बिकॉज वो इतना रिलायबल भी नहीं था और बहुत ज्यादा उसके लिए फिजिकल ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती थी। लॉन्ग बो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज था उसके एरोज। आने वाले वक्त के हिसाब से यानी इनिशियल टाइम पे जब लॉन्ग बो इंट्रोड्यूस हुआ था 11th 12th सेंचुरी के आसपास, तो जो एरोज यूज किए जाते थे तब के हिसाब से उतना ज्यादा आर्मर नहीं था मेडिवल इन्फेंट्री का। तो काफी ब्रॉड हेडेड एरोज यूज किए जाते थे जो काफी एक्सपेंसिव भी हुआ करते थे और उनको डिफिकल्ट था, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ईच एंड एवरीथिंग काफी डिफिकल्ट था। लेकिन जैसे वक्त के साथ मेडिवल इन्फेंट्री का आर्मर काफी अपडेट होने लगा, वो काफी ज्यादा और ज्यादा मॉडर्नाइज होने लगे, तो नॉर्मल एरोज उनको पेनिट्रेट नहीं कर पाते थे। तो यही वजह थी कि लॉन्ग बो के लिए उसके जो नए स्पेशल टाइप के एरो बनने लगे थे वो थोड़े सस्ते भी थे और साथ में नोकीले थे और काफी ज्यादा आयरन से बने हुए करते थे। तो जब भी एक लॉन्ग बो फायर किया जाता था तो क्योंकि वो लॉन्ग लॉन्ग बो था, काफी पीछे उसकी स्ट्रिंग को खींच के एरो फायर होता था,
तो उसके अंदर काफी ज्यादा स्पीड होती थी, काफी ज्यादा पावर होता था, तो लंबा रेंज के लिए जाता था। ऐसा कहा जाता है कि एक लॉन्ग बो का जो नॉर्मली जो रेंज थी वो 250 फीट तक की थी, और अगर कोई अच्छा आर्चर हो तो उसको और भी ज्यादा लंबे दूरी तक उसको मार भी कर सकता था। तो यही वजह थी कि जब इस प्रकार की कोई नोकीला एरो, जिसको बॉर्डकिन एरो कहा जाता था, तो काफी नोकीले एरो होते थे, स्टील के एरो होते हुआ करते थे, और लंबी दूरी के साथ जाके काफी स्पीड के साथ किसी भी आर्मर को पेनिट्रेट करके इन सामने वाली इन्फेंट्री को खत्म कर सकते थे। तो ये उसका और एक सबसे घातक जो था वो उसका हथियार था, वो था उसका एरो। तो जितना लॉन्ग वो घातक था उससे कई गुना घातक था उसका एरो। तो इस प्रकार पूरा डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता था, एरो, लॉन्ग बो और साथ में उसको चलाने वाला आर्चर, और वो भी काफी वेल ट्रेन होता था। कहा जाता है कि एक लॉन्ग बो का जो आर्चर है वो 1 मिनट के अंदर 3 से 6 एरोज को फायर कर सकता था। ऐसे उनके पास कम से कम 60 से 70 एरोज हुआ करते थे। तो आप सोच सकते हो कि जब ये एक पर्सन जब फायर करेगा किसी आर्मी के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि वो जो लॉन्ग चलाने वाले या जो आर्चर्स होते थे वो उतने ज्यादा बेहतरीन वॉरियर्स नहीं होते, वो बेसिकली आर्चर्स होते हैं, और क्योंकि वो आर्चर्स होते हैं तो उतना ज्यादा वेल वो आर्मर भी नहीं होते, उतने ज्यादा उनके पास वेपन्स भी नहीं होते, वो डायरेक्ट हैंड टू हैंड लड़ाई के अंदर लड़के सामने वाले इन्फेंट्री को मार सके। तो वो अक्सर छुप कर अटैक करते हैं, या तो फिर मेन इन्फेंट्री के पीछे रह के अटैक करते हैं, या तो फिर किसी ऐसी एक ऐसी जगह पे रहकर वॉर करते हैं जहां पे उन्हें एक प्रोटेक्शन मिलता हो। तो वो एक नहीं होते, कई सारे दस्तों में होते। तो आप सोच सकते हो कि जब इतने सारे दस्तों में एक के बाद एक आर्चर्स अपनी बाणों को छोड़ रहे हैं सामने वाली इन्फेंट्री की तरफ, कैवलरी की तरफ, तो जब एरोज, रेन का जैसे एरोज आता है वैसा रेन का कई सारा बड़े बड़े एरोज सामने वाली इन्फेंट्री के ऊपर अटैक करते थे, और जिससे सामने वाली जो इन्फेंट्री और कैवलरी थी वो एक ही टाइम पे क्या हो जाती थी, धराशायी बन जाती थी। इंग्लिश लॉन्ग बो का सबसे ज्यादा यूटिलाइज जो हुआ था, जो जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा फेमस बैटल्स है, वो 1346 का फ्रेंच के अगेंस्ट में लड़ा गया था, बैटल ऑफ क्रेसी है। और जैसे अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बैटल का आपके सामने जिक्र किया था, बैटल ऑफ एजनकोट, जो कि 1415 में लड़ा गया, जो कि सबसे ज्यादा फेमस बैटल, जिसके ऊपर नेटफ्लिक्स के अंदर एक मूवी भी आई है। मैं चाहता हूँ कि अगर आपने वो मूवी देखी है तो उस मूवी का नाम आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा कि उस मूवी का नाम क्या है। बड़ी फेमस मूवी है और काफी अच्छी मूवी है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं प्लीज आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप जाके उस मूवी को देखिए, और प्लीज अगर आपको ये नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो ये जो दो सबसे मेजर बैटल है जो कि रियल पावर शो करते हैं कि एक आर्चर्स क्या कर सकते हैं, और इंग्लिश आर्मी के अंदर ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा सिर्फ यही लॉन्ग बो आर्चर्स ही थे। तो आप सोचो कि कितना ज्यादा एक घातक हथियार था जो कि पूरी की पूरी इन्फेंट्री और कैवलरी को खत्म कर सकता था। तो अगर कोई आर्मी अपनी पूरी फौज के अंदर सिर्फ 50% से ज्यादा आर्चर रखे, एक ऐसा दस्ता जो वैसे ही हैंड टू हैंड बैटल के लिए सबसे ज्यादा बेहतर नहीं माना जाता, उनको चुप के पीछे से वॉर करने के लिए रखा जाता है, और वो किसी भी फौज के अंदर मोर देन 50% या 50% के आसपास हो, तो वो कितना घातक रहा होगा। और इसकी ये रियल पावर जो है वो देखने को मिलती इन दो बैटल के अंदर, स्पेशली बैटल ऑफ एजनकोट के अंदर, जहां पे इंग्लिश आर्मी बहुत ही छोटी थी, कमजोर थी, थकी हुई थी, इसके बावजूद एक बड़ी फ्रेंच आर्मी को एक बहुत ही कम समय के अंदर एक डिसाइसिव विक्ट्री के तहत वो जीतते हैं, उनको हरा देते हैं। बट क्योंकि वो कितना भी बेहतर हथियार क्यों ना हो, हर एक हथियार का वक्त के साथ एक डाउनफॉल आता है। जैसे ही 11th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी का दौर आगे बढ़ता रहा, वेपनाइजेशन काफी ज्यादा मॉडर्न होते चले गए, और जैसे ही 15th-16th सेंचुरी आने लगी तो गन पाउडर ऑलरेडी काफी ज्यादा यूरोप के अंदर फैल चुकी थी। क्योंकि गन पाउडर फैल चुकी थी तो गन पाउडर के करस्पॉन्डेंस जो वेपन्स बनते थे, जैसे कि फायर आर्म्स हो या कैनन्स हो, वक्त के साथ आर्मीज के अंदर उसकी जगह काफी बढ़ने लगी थी। तो यही वजह थी कि आने वाले वक्त के अंदर जो फायर आर्म्स थे वो ज्यादा बेहतर थे एज कम्पेयर टू द लॉन्ग बो। लॉन्ग बो को ट्रेन करना या फिर एक आर्चर को बचपन से लेके लंबे समय तक उसको ट्रेन करते हुए आगे लेके जाना काफी डिफिकल्ट और काफी टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव प्रोसेस था। तो यही वजह थी कि वक्त के साथ लॉन्ग बो धीरे धीरे इंग्लिश आर्मी के एंड से कम होने लगा, और उसकी जगह फायर आर्म्स या फिर जो आने वाले वक्त के अंदर जो नए बंदूक थे जिसको
जो ज़्यादा बेहतर एक्यूरेटली वार कर सकते थे और किसी भी आर्मर को पेनिट्रेट कर सकते थे, और कैनन्स ने, जाहिर सी बात है, कैनन्स ने लेनी शुरू कर दी। तो लॉन्ग बो उतना ज़्यादा फिर यूटिलाइज़ आर्मी में नहीं होने लगा। बट अगर आप आज के वक़्त के अंदर भी अगर इंग्लैंड में कहीं जाओगे और लॉन्ग बो के बारे में जानकारी जानना चाहोगे, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रचलित अगर कोई चीज़ है तो लॉन्ग बो ही है। काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है इंग्लिश लोगों के अंदर और इंग्लिश कंट्री के अंदर लॉन्ग बो की, क्योंकि उनका सबसे इम्पोर्टेंट हथियार अगर कुछ था तो वो लॉन्ग बो था। जैसे उनकी सबसे इम्पोर्टेंट नेवी मानी जाती है, उतने ही इम्पोर्टेंट उनके लिए अगर कोई वेपन था तो वो लॉन्ग बो था। तो बट वक्त के साथ वो भी धीरे-धीरे कम होने लगा और उसकी जगह नए वेपन्स ने ले ली। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये मेरा वेपन सीरीज़ का मिडिवल पार्ट का सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने गन पाउडर बनाई थी और उससे पहले मैंने प्राचीन काल के 5 वेपन्स को भी वीडियो मैंने बनाया है। आप जाके मेरे चैनल पे उसको चेक कर सकते हैं। मैं लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में दे के रखूँगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार मिलिट्री हिस्ट्री के रिगार्डिंग और भी जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल ले स्टोरी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।